एपिसोड 2 में हमें हीरो और नागी का इनडायरेक्ट किस और न्यू फीमेल कैरेक्टर आई-चान और नागी का प्रपोजल और बहुत कुछ न्यू एंड इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। तो वेलकम टू सेकंड एपिसोड ऑफ कपल ऑफ कुकोस सीजन 2। बट अगर अभी तक तुमने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और चलो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड 2 शुरू करते हैं। एपिसोड 2 की स्टोरी स्टार्ट होती है बस स्टैंड से, जहाँ नागी और हीरो बस का वेट कर रहे हैं। बट बस आज थोड़ी लेट है। नागी और हीरो बात कर रहे हैं कि अभी के लिए हमें यहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाना चाहिए। बट तभी हमें बताया जाता है कि नागी के पास तो पैसे ही नहीं है, उसके पास सिर्फ 1000 येन है, लगभग 560 रुपए। हीरो नागी से कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने इतनी हिम्मत के साथ मुझे यहाँ लाया और हम यहाँ से दूर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पॉकेट में सिर्फ 1000 येन है। नागी हीरो से माफी मांगता है और बहुत ज्यादा नर्वस है, क्योंकि यार नागी को यकीन नहीं हो रहा है कि उसने हीरो का हाथ पकड़ के उसे यहाँ लाया है। बट यार नागी को इस चीज का थोड़ा भी रिग्रेट नहीं है और इतनी देर घर से बाहर रहने की वजह से दोनों को भूख लग रही है, लेकिन नागी के पास इतने पैसे नहीं है कि दोनों बर्गर खा सकें। इसलिए नागी हीरो के लिए बर्गर लाता है और हीरो आधा बर्गर खाने के बाद आधा नागी को देती है। लेकिन नागी शर्मा रहा है, उसे लगता है कि अगर मैंने हीरो चान का जूठा बर्गर खाया तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट किस होगा। और ये थॉट आते ही नागी बर्गर खुशी खुशी खाने लगता है। अभी नागी इनडायरेक्ट किस एंजॉय कर ही रहा था कि नागी को याद आता है कि उसके पास सिर्फ 1000 येन थे और अब बर्गर खाने के बाद उसके पास इतने कम पैसे हैं कि दोनों बस स्टैंड से कहीं जा ही नहीं सकते। बट तभी नागी को याद आता है कि शायद इस सिचुएशन में इरिका कुछ हेल्प कर सकती है। एंड तभी अचानक से नागी को इरिका का मैसेज आता है जिसमें लिखा है, नागी कुन कहाँ हो। अभी नागी सोच ही रहा था कि इरिका को क्या रिप्लाई दे, तभी हीरो कहती है, तुमने कर दिखाया, मुझे पता था तुम आओगे और फिर से मुझे बचा लोगे। और नागी हीरो से कहती है, तुम्हें याद है उस दिन क्या हुआ था। यहाँ हीरो उस दिन की बात कर रही है जब नागी पहली बार हीरो से बात करने गया था, लेकिन हीरो ने उसे कहा था कि मुझसे कभी बात मत करना। और यार आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि जब नागी पहली बार हीरो से मिला था उस समय हीरो स्पेक्स पहना करती थी और आज के कंपैरिजन कुछ खास नहीं दिखती थी। तो अभी नागी और हीरो बात कर ही रहे थे कि तभी नागी हीरो से पूछता है कि क्या तुमने खुद को मेरी वजह से चेंज किया है। और हीरो नागी से पूछती है, उमीनो कुन, क्या तुम ये जानना चाहते हो कि मैं हमेशा रैंक 1 क्यों स्कोर करना चाहती हूँ। जाहिर सी बात है नागी ये जानना चाहता है। हीरो बताती है कि वो ये अपने फियोंसे के लिए कर रही है एंड उसे अपनी फैमिली श्राइन से भी बहुत ज्यादा प्यार है और श्राइन लगभग 1300 साल पुराना है। तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी को श्राइन की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। और जब से मैंने होश संभाला है तब से मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है कि मेरा एक फियोंसे है और मैं ये बिल्कुल मानना नहीं चाहती और मुझे अपने फैमिली श्राइन को संभालने के लिए किसी पावरफुल फियोंसे की जरूरत नहीं है। मैं श्राइन को खुद संभाल सकती हूँ और इसलिए मैं हमेशा क्लास में टॉप करना चाहती हूँ ताकि मेरे पेरेंट्स ये समझ सकें कि मैं बिना फियोंसे के भी श्राइन को संभाल सकती हूँ। नागी मन ही मन सोच रहा है कि हीरो कितनी कूल है और फिलहाल नागी को हीरो एकदम किसी फिल्मी हीरोइन की तरह लग रही है। हीरो फिर से कहती है कि हाँ मेरे पास एक और रीजन था क्लास में टॉप करने का, क्योंकि मेरे पास एक फियोंसे है और मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरे करीब आए। तभी नागी सोचता है कि वाह मुझे देखो मेरे पास भी फियोंसे है बट फिर भी मैं हीरो सान के करीब जाना चाहता हूँ। और यार आगे हीरो बताती है कि उसने खुद को मोस्ट फैशनेबल, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट एस्थेटिक और अपना लुक इसलिए चेंज किया ताकि कोई उसके करीब ना आ जाए और कोई भी उसके करीब आने से पहले 100 बार सोचे। और ये सब सुनने के बाद नागी मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी है। नागी मानना ही नहीं चाहता है कि हीरो ने खुद को चेंज किया ताकि नागी उसके करीब ना आ जाए। हीरो बताती है कि जैसा मैंने सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ, लोग पहले से और ज्यादा मेरे करीब आने लगे और जितना मैंने सोचा था ये उतना भी बुरा नहीं था और धीमे धीमे इसके वजह से शायद मैं स्कूल लाइफ भी इंजॉय करने लगी हूँ। और अभी हीरो और नागी बात कर ही रहे थे कि तभी इरिका चिल्लाते हुए दोनों के करीब आती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि नागी, इरिका, हीरो ये तीनों हीरो के मॉम के साथ बैठे हैं और नागी बहुत ज्यादा नर्वस है। इरिका हीरो की मदर से माफी मांगती है, मेरे फियोंसे से जो भी गलती हुई है उसके लिए उसे माफ कर दीजिए। और फिर हमें दिखाया जाता है इरिका हीरो के घर में बेफिक्र होके कुकीज खा रही है और वहीं इरिका के बगल में नागी की पूरी तरह से फटी पड़ी है। नागी के पसीने छूट रहे हैं और वो बहुत ज्यादा नर्वस है। नागी सोच रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है। मेरी फियोंसे और मेरी क्रश की मदर बात कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ मेरी क्रश ये सारा कन्वर्सेशन सुन रही है। हीरो भी सोच रही है कि नागी को कितना ज्यादा बुरा लग रहा होगा। इरिका हीरो की मदर से कहती है, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मानो मेरे हफ्तों के स्ट्रेस कम हो गए। और वहीं बगल में नागी सोच रहा है कि वाह इसका स्ट्रेस कम हो गया और मेरी यहाँ फटी पड़ी है और यही नहीं मेरा स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तभी हीरो की मदर कहती है कि अगर तुम दोनों के बारे में सोचा जाए तो जब हीरो ने तुम दोनों को पहली बार घर लाया था तब ऐसा नहीं लग रहा था कि तुम दोनों इंगेज्ड हो। तभी हीरो घबराते हुए कहती है कि उस समय मुझे भी इन दोनों के रिलेशन के बारे में पता नहीं था। और इरिका भी हीरो की मदर को समझाती है कि इन दोनों ने किसी को भी अपने इंगेजमेंट एंड रिलेशन के बारे में नहीं बताया था और साथ ही स्कूल में भी इसको सीक्रेट ही रखा था।
था। और तब हीरो की मदर इरिका से कहती हैं कि हीरो मेरी इकलौती बेटी है और इस श्राइन की जिम्मेदारियां भी हैं और हीरो को ये सारी जिम्मेदारियां समझने के लिए थोड़ी डिसिप्लिन की जरूरत है। और साथ ही हीरो की मदर कहती हैं कि ऐसा लगता है कि हम दोनों को अकेले में एक प्रॉपर कन्वर्सेशन की जरूरत है। हीरो की मदर भी हीरो की तरफ से माफी मांगती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि इरिका, हीरो और नागी हीरो के घर के बाहर खड़े हैं। हीरो दोनों को थैंक यू कह रही है और साथ ही कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं अपनी किस्मत को बदल दूंगी, लेकिन मैं इससे सिर्फ भाग रही थी और तुमने मुझे ये बात समझाया है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया इरिका। इरिका कहती है कि शायद ये सब तुम्हारी मॉम के सामने कहना थोड़ा अजीब हो गया, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं किसी भी तरह से तुम्हारे काम आ पाई और मेरे ख्याल से ये शायद किसी और से तो अच्छा ही है। और यहाँ किसी और से मतलब इरिका नागी को कह रही है और नागी को टीज कर रही है। साथ ही नागी भी ये सुनकर शर्मिंदा है। और अभी ये सब हो ही रहा था, तभी अचानक से हीरो इरिका को गले लगा लेती है और कहती है मेरे लिए आने का बहुत बहुत शुक्रिया और अगली बार चलो फिर से साथ में शॉपिंग करने चलते हैं। नागी को ये सब देख के बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन तभी हीरो नागी को आंख मारती है और कहती है तुम भी उमीनो कुन। ये सुनने के बाद मानो नागी स्वर्ग पहुंच गया हो और नागी शर्माने लगता है। लेकिन जैसे जैसे नागी और इरिका घर के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, नागी और ज्यादा डिप्रेस्ड होता जा रहा है। नागी सोच रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने हर एक चीज गड़बड़ कर दी और हीरो की मदर के सामने भी मैं बहुत अजीब था, यहाँ तक कि मैं अपनी क्रश के मॉम के सामने भी गया, लेकिन क्या हुआ, मैंने हर एक चीज गड़बड़ कर दिया और मुझे मेरी फियोंसे ने बचा लिया। तभी इरिका नागी को समझाती है कि वहाँ कुछ भी अजीब नहीं था, अगर मैं तुम्हारे जगह होती तो मैं शर्म के मारे अब तक मर चुकी होती, लेकिन तुम स्ट्रॉन्ग हो नागी कुन। और इरिका नागी को खुश करने के लिए वेंडिंग मशीन से गरम गरम कॉर्न सूप देती है और जहाँ नागी भरी गर्मी में कॉर्न सूप पी रहा था, वहीं बगल में इरिका चिल्ड कोका कोला एंजॉय कर रही है। नागी अभी भी डिप्रेस्ड है और कहता है मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे तुम्हारी हेल्प लेनी पड़ती है। आज ही देख लो, अगर तुम ना रहती तो शायद मैं इस प्रॉब्लम से निकल ही नहीं पाता। और इरिका कहती है इसलिए तुम्हें मेरी जरूरत है, तुम मेरे बिना होपलेस हो। ये सुनकर नागी शर्मा रहा है और कहता है तुम्हें ये कहने की क्या जरूरत है। और दोनों बात करते करते घर के लिए जाने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि साची नागी के फादर से बात कर रही है और नागी के फादर साची से पूछते हैं कि उस दूसरी लड़की का क्या हुआ। साची समझाती है कि वो अपने घर जा चुकी है। नागी के फादर कहते हैं कि नागी को कोई लड़की पसंद है। ये सुन के मुझे अच्छा लगा और यहीं चैप्टर 65 एंड हो जाता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर 66 पे बढ़ते हैं। हमें दिखाया जाता है इरिका और नागी चेस खेल रहे हैं और बातें कर रहे हैं और साथ ही ये भी बताया जाता है कि नागी और साची अब पहले की तरह अपने पुराने घर में शिफ्ट हो चुके हैं। इरिका बताती है कि उसके फादर ने उसे कांटेक्ट किया है और वो उससे अकेले में बात करना चाहते हैं। इरिका को डर है कि फिर से कहीं उसके फादर कुछ अजीब ना करें। फिर हमें दिखाया जाता है साची अपने घर के बाहर खड़ी है और कोई उसे बुला रहा है। साची को लग रहा है कि कहीं उसके पीछे कोई भूत तो नहीं पड़ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। साची को कोई भूत नहीं बल्कि आईचान बुला रही है। आईचान साची और नागी की बचपन की दोस्त है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए चाइना शिफ्ट हो गई थी। साची आईचान से पूछती है कि आखिर तुम कब यहाँ आई, मुझे पता ही नहीं चला। साची और आईचान दोनों बात कर रहे हैं और हमें पता चलता है कि ये दोनों पूरे 7 साल बाद मिल रहे हैं। साची के पेरेंट्स आईचान को देखकर खुश हो गए हैं। साची की मदर कहती हैं आईचान तुम पहले से बड़ी हो गई हो और मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। साची कहती है आईचान के कपड़े और बाकी चीजें बहुत बदल चुके हैं। आईचान समझाती है कि ये मेरे कपड़े और मेरे लुक मेरे काम के लिए हैं। साची की मदर पूछती हैं कि आखिर तुम क्या काम करती हो, लेकिन आईचान अपने काम को सीक्रेट रखना चाहती है और उसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहती। तभी साची के फादर आईचान के लिए काटसूडान लाते हैं जो कि आईचान के बचपन से ही फेवरेट है। साची के फादर बताते हैं कि आईचान यहाँ पर अपना फेवरेट काटसूडान खाने आती थी और साथ ही आईचान से उसका एड्रेस भी पूछते हैं ताकि जब भी वो उधर जाएं आईचान के फैमिली से जरूर मिले। लेकिन आईचान बताती है कि अब उसका परिवार अलग हो चुका है। ये सुनकर साची और उसके पेरेंट्स शॉक्ड हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ। आईचान बताती है कि इन 7 सालों में जहाँ उसके फादर सिंगापुर में रहना चाहते थे, मदर फ्रांस में रहना चाहती हैं और वहीं आईचान जापान में रहना चाहती है, इसलिए अलग अलग ओपिनियन होने की वजह से आईचान का परिवार अलग हो गया है। तभी साची की मदर कहती है अच्छा किसी म्यूजिक बैंड की तरह। और साची के फादर भी कहते हैं कि मुझे खुशी हुई आईचान तुम वापस आ गई। तुम्हें याद है तुम साची और नागी के साथ बचपन में खेला करती थी और नागी के लिए तुम उसकी बड़ी बहन की तरह थी। तभी आईचान पूछती है आखिर नागी कहाँ है। तब नागी की मदर कहती है कि अच्छा हाँ तुम तो अभी तक नागी से मिली नहीं, नागी इंगेज्ड हो चुका है। साची आईचान से पूछती है कि तुम्हें नागी के यहाँ चलना है। आईचान नागी से मिलना चाहती है, इसलिए दोनों नागी के यहाँ जाने लगते हैं और साची नागी का रिएक्शन देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। फिर तभी साची को याद आता है कि 7 साल पहले नागी ने आईचान को प्रपोज किया था और हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ आईचान रोते हुए नागी से कहती है कि नागी चान मैं तुम्हारे प्रपोजल का आंसर अगली बार जब हम मिलेंगे तब दूंगी। और हमें दिखाया जाता
बताता है कि ये सारा कन्वर्सेशन साची छुप के सुन रही थी। यार ये सीन देखने के बाद अब सच में यकीन हो गया है कि नागी बस देखने में मासूम है, वो सच में खिलाड़ी आदमी है। उसके लाइफ में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार लड़कियां हैं और भगवान जाने आगे और कितनी लड़कियां आएंगी। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और आई चान को ये सारी बातें याद है और फिर हमें नागी और इरिका का रिएक्शन दिखाया जाता है। नागी और इरिका आई चान को देख के सच में बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं। इरिका कहती है कि नागी की बचपन की दोस्त, ऐसा कोई इस दुनिया में है भी? नागी भी आई चान को देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड है। आई चान कहती है कि जैसा मैंने सोचा था नागी चान, तुम बड़े हो गए हो। नागी पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? आई चान कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारा कन्फेशन का आंसर देने आई हूँ। नागी शर्मा रहा है और कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है और मैं शायद इसको भूल भी चुका हूँ। इरिका शॉक्ड है और कहती है नागी तुम क्या हो? क्या तुम कोई लेडी किलर हो? आई चान चिल्ला के कहती है नहीं, मैं इतनी दूर से सिर्फ तुम्हारा कन्फेशन का आंसर देने आई हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर नागी, इरिका, साची सब शॉक्ड हैं। आई चान कहती है कि अब मुझे तसल्ली मिल गई कि आखिरकार मैंने अपने दिल की बात कह ही डाली। और यही चैप्टर 66 दी एंड। यार चैप्टर 67 में क्या हुआ ये तो मैं जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई नो तुम भी ये जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर 67 को देखते हैं। चैप्टर 67 वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से चैप्टर 66 एंड हुआ था। नागी पूछता है कि इतनी दूर से यहाँ मुझसे शादी करने आई हो? आई चान कहती है हाँ, और जब मैंने ये कह दिया तो अब मैं सेटिस्फाइड हूँ और अगर तुम सबकी इजाजत हो तो मैं घर जा रही हूँ। नागी सोच रहा है कि ये क्या हो रहा है, अभी तो एक प्रॉब्लम खत्म हुई थी, दूसरी स्टार्ट हो गई। आई चान 7 साल बाद वापस आई और वो भी शादी करने के लिए। आई चान जरा भी नहीं बदली, वो वैसी ही है जैसे पहले थी। इरिका सोच रही है कि ये कैसे लोग हैं, ऐसा कौन होता है? नागी कहता है कि मुझे आई चान को उसका जवाब देना ही होगा और वो भी घर से बाहर निकल जाता है और वो आई चान को रुकने को कहता है। नागी आई चान को थैंक यू कहता है पूरे 7 साल तक उसे याद रखने के लिए और साथ ही नागी आई चान से कहता है कि मुझे माफ करना लेकिन मुझे किसी और से प्यार है। आई चान कहती है कोई ना, मैं समझ सकती हूँ। नागी शॉक्ड है और सोच रहा है कि ये क्या हो रहा है। नागी आई चान से कहता है तुम मेरे बारे में इतने लंबे टाइम तक सोच रही थी, मैं गलत हूँ, मुझ पर गुस्सा करो, मुझे भला बुरा बोलो, मुझ पर चिल्लाओ। आई चान कहती है मैंने ऐसा नहीं सोचा था बट कोई ना, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फिर नागी सोचता है और उसे रियलाइज होता है कि आई चान शुरू से ही ऐसी है और कहता है मुझे यही चीज तो तुम्हारी पसंद है। आई चान कहती है ठीक है, अब यहाँ से मैं एडजस्ट करने के लिए तैयार हूँ। नागी कंफ्यूज है, आई चान का एडजस्ट से मतलब क्या है? आई चान कहती है अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरे साथ घर तक चल सकते हो? नागी को लग रहा है कि आई चान किसी दोस्त की तरह से ऐसा कह रही है। आई चान कहती है नागी सान, किसी रीजन की वजह से मुझे तुम्हारे साथ चलने में बहुत शर्म आ रही है। नागी माफी मांगता है। आई चान कहती है तुम मेरा एक काम करो, मेरी आंखों में देखो। दोनों थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के आंखों में देखते हैं। फिर आई चान शर्माने लगती है और कहती है रुक जाओ, मेरा दिल ये नहीं सह सकता। नागी कहता है अरे यार तुमने ही तो तुम्हारी आंखों में देखने को कहा था। आई चान कहती है अच्छा चलो हम अपने ओल्ड कैंडी स्टोर पे चलते हैं जहाँ हम बचपन में जाया करते थे। आई चान कहती है कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही हूँ क्योंकि हम दोनों एक साथ चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो हम डेट पे जा रहे हैं। और जैसे ही दोनों उस कैंडी स्टोर पर जाते हैं वो कैंडी स्टोर अब कन्वीनियंस स्टोर बन चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है दोनों 7 साल पहले की बातें सोच रहे हैं जब कैंडी स्टोर में फर्स्ट प्राइज एक सुपर बॉल था और आई चान उस सुपर बॉल को हमेशा जीतना चाहती थी लेकिन वो कभी उस फर्स्ट प्राइज को नहीं जीत पाई। लेकिन अब आई चान कहती है इस बार मैं अपने फर्स्ट प्राइज को जीत के रहूंगी, माय बिलव्ड नागी चान। तब नागी को समझ आता है कि जब आई चान ने एडजस्टमेंट कहा था तो उसका क्या मतलब था। और यही चैप्टर 67 दी एंड, जिसका मतलब है अगर तुम्हें ये जानना है कि चैप्टर 68 में क्या हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हें हर वीक कपल ऑफ कुकोज के 2 चैप्टर देखने को मिल जाएंगे। एपिसोड 1 ऊपर आ रहा होगा, तुम वहां से एपिसोड 1 चेक कर सकते हो। टिल देन एंजॉय योर एनीमे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।